लॉन्च हो रहा है और लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसले हो बुलंद तो कोई दीवार नहीं होती। एक जलते हुए चिराग ने कहा, ये आंधियों से उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसी तरीके से एक नया उजाला देने के लिए आज एक नई उम्मीद, नई सोच और नए जोश के साथ जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा एक नई इबारत लिखने जा रहा है। इस खास मौके पर हमारे साथ पहुंच चुके हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी हमारे बीच आज पहुंच चुके हैं और आज इस नए आगाज, इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। दीप प्रज्वलित करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के कर कमलों की ओर से दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की लॉन्चिंग आज होने जा रही है और इसी के साथ ही आज इस बेहद खास दिन की शुरुआत। मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से आग्रह करना चाहूंगी कि वो अपने कर कमलों के द्वारा जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के स्टूडियो का भी उद्घाटन करें, लोकार्पण करें। आज उनकी ओर से लोकार्पण किया गया है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के इस स्टूडियो का उद्घाटन। और अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी स्टूडियो में प्रस्थान करते हुए यहाँ पर आज विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और स्टूडियो में हमारी वरिष्ठ सहयोगी अदिति त्यागी भी मौजूद है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ यहाँ पर बातचीत की जाएगी, चर्चा की जाएगी। बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद भी, आपने वक्त निकाला है। आइए सर, आइए आइए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, जिन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। लगातार सुर्खियों में रहते हैं अपने हार्ड स्टैंड के लिए, अपने बयानों के लिए। आज विस्तार से उन पर बात होगी, उनसे बात होगी मुद्दों पर और किस मुद्दे पर उनकी क्या राय है डिटेल में आप तक पहुंचाएंगे। स्विस टाइम की बात की जाती है, बहुत ही पंक्चुअल हैं। कैसे वक्त को इस तरह से वक्त का साथ निभा पाते हैं, वक्त के साथ आगे बढ़ पाते हैं, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई उनसे जानना चाहता है, क्योंकि बहुत ही पंक्चुअल है, अपनी पंक्चुअलिटी के लिए जाने जाते हैं। विस्तार से उनसे बात करेंगे तमाम मुद्दों पर, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्र, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा, इस चैनल के पीछे डॉक्टर सुभाष चंद्र राज्यसभा सांसद, जिन्हें आप विजनरी के तौर पर जानते हैं, क्योंकि वो जो भी शुरू करते हैं ट्रेंड बन जाता है। तो दुनिया भर में उनकी पहचान एक विजनरी के तौर पर है। उनकी क्या विजन रही है इस चैनल के पीछे, पहले हम आपको वो दिखाते हैं। नमस्कार, मैं आज जी मीडिया के पूरे परिवार को बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि जी मीडिया के परिवार में एक नया सदस्य जुड़ गया है, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के रूप में। जैसा आप सब लोगों को मालूम है, जी मीडिया, जी न्यूज़, जी हिंदुस्तान और सभी रीजनल न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरे देश को, देश के कोने कोने को सर्विस करता है। सभी जगह के लोगों को, महाराष्ट्र, गुजरात से लेकर के वेस्ट में और ईस्ट में बिहार, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, सभी एरिया को करते हुए साउथ की 5 स्टेट्स को सर्विस कर रहा है। पर फिर भी आपको लगता होगा कि क्यों एक 200 न्यूज़ चैनल की इस भीड़ में एक और नया चैनल आरंभ करने की क्या आवश्यकता थी। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा, क्योंकि
दिल्ली देश की राजधानी तो है ही है, साथ में दिल्ली एनसीआर हरियाणा लगभग आधा एनसीआर में आ जाता है, तो इसलिए हरियाणा को इसके साथ हमने जोड़ा है। ये जो एरिया है, इनकी डेवलपमेंट देश के अन्य राज्यों के मुकाबले में इस एरिया की अधिक हो रही है, और यहाँ पे बहुत कुछ होता है सुबह से लेकर रात तक, जिसको पूरे देश को और सभी राज्यों के लोगों को जानना चाहिए। इसलिए ये चैनल हमारे व्यूअर्स को पूरी इन्फॉर्मेशन, जानकारी के साथ सेवा करेगा, और साथ में इस चैनल की एक और भी जवाबदारी होगी कि ये जी मीडिया के पूरे परिवार के सभी चैनल्स को ठीक रूप से खबरें भी मुहैया कराएगा। इसके लिए मैं एक बार फिर जी दिल्ली एनसीआर के साथ लगे हुए, उसमें काम करने वाले सभी लोगों को बधाई देता हूं, और साथ में जी मीडिया परिवार के बाकी चैनल के सभी लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। परमात्मा से प्रार्थना है कि ये चैनल जो हमारे व्यूअर हैं दिल्ली एनसीआर हरियाणा के, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे, उनको सही दिशा में और सही चीज़ें, सही खबरें उनको दे और उनका विश्वास जीतने में कामयाब हो। ऐसा मेरा विश्वास है कि ये होगा। इसके लिए बहुत बहुत एक बार फिर हमारे व्यूअर्स को भी मैं ये कहूँगा कि अगर यदि आपको कुछ भी गलत लगे तो इस चैनल के नीचे हर वक्त टिकर पे नंबर वगैरह दिखेंगे, उस पर ज़रूर खबर करिए। आपको कुछ अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा, सोशल मीडिया पे भी बताइए क्या ठीक रहा क्या गलत रहा। तो इससे आपकी सेवा करने में इन लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर। जो भी आपने डॉक्टर सुभाष चंद्रा की विजन सुनी कि इस भीड़ में ये चैनल किस तरह से, जी मीडिया का ये नया सदस्य किस तरह से हटकर है, हम आपको बताते हैं किस तरह ये न्यूज़ हम आप तक पहुंचाएंगे और आपके साथ संवाद की हमारी लगातार कोशिश रहेगी। अक्सर टीवी चैनल्स जो होते हैं, न्यूज़ चैनल्स जो होते हैं, वो वन वे ट्रैफिक होते हैं, लेकिन जी मीडिया पर हमारी कोशिश होती है हमारा आपके साथ संवाद हो। तो आपके साथ संवाद की भी कोशिश रहेगी, और आपको क्यों जी मीडिया के इस नए सदस्य को अपने रूटीन का हिस्सा बनाना है, अब वो देखिए। देश के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क जी मीडिया ने दिल्ली एनसीआर हरियाणा के लिए बड़ी सौगात दी है। जी मीडिया दिल्ली एनसीआर हरियाणा का चैनल लेकर आया है। जी मीडिया की ये ऐसी पेशकश है जिसके जरिए दिल्ली हरियाणा एनसीआर को न सिर्फ उनके क्षेत्र से बल्कि देश विदेश की हर खबर से अपडेट रखा जाएगा। डीएनएच न्यूज चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोगों से सीधा संवाद, उनकी समस्याओं पर बात और सरकार के जरिए उनके समाधान पर चैनल की पैनी नजर रहेगी। युवाओं को प्रेरित करने के लिए दुनिया भर में देश प्रदेश का डंका बजाने वालों की बात होगी। उन बुलंद हौसलों का भी जिक्र होगा जिन्होंने देश के विकास में अहम रोल निभाया है। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा न्यूज चैनल को आप डिश टीवी पर चैनल नंबर 1353, एयरटेल पर चैनल नंबर 369, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 1931, D2H पर चैनल नंबर 1753, सन डिश पर चैनल नंबर 666 और सिटी पर चैनल नंबर 329 पर देख सकते हैं। DNH Z5, जियो टीवी और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मौजूद है। तो जी दिल्ली हरियाणा एनसीआर, और इसका शॉर्ट फॉर्म है दरअसल DNH, यानी दिल्ली एनसीआर हरियाणा, ताकि आपको किसी तरह की कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म का जमाना है। हमारी इस जर्नी का हिस्सा बनिए, अपना फीडबैक लगातार हम तक पहुंचाइए, और हमारी जर्नी का हिस्सा बनने के लिए, इसके आगाज के लिए हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हरियाणा के CM
जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा, किसी इंट्रोडक्शन की उन्हें जरूरत नहीं, उनके हाथ स्टैंड के लिए उन्हें जाना जाता है, सुर्खियों में रहते हैं, बिना सुर्खियों में आए खुद। तो साहब बहुत बहुत स्वागत है, आपने इतना टाइम हमारे लिए निकाला। सबसे पहले तो आपसे मैं जानना चाहती हूँ, डीएनएच की बात हम कर रहे हैं, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा चैनल की हम बात कर रहे हैं, आपकी अपनी एक्सपेक्टेशंस और अपेक्षाएं क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जो DNH दिल्ली एनसीआर हरियाणा इस चैनल की शुरुआत पर मैं इस परिवार को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, और जी मीडिया को भी खास करके मेरी ओर से शुभकामना कि उन्होंने एक नया चैनल आज जो है इस खास करके इस एरिया को दिया है जिसमें हरियाणा का एक बहुत बड़ा भाग एनसीआर में भी आता है। तो इस नाते से वैसे तो जी न्यूज़ अपने आप में एक बड़ा चैनल पहले भी है और इसके कई प्रदेशों में जो सारी सेवा इसकी चलती है, बहुत सराहनीय काम है। अभी सूचना क्रांति का ये युग है और सूचना क्रांति में जिस प्रकार से तेज़ी आ रही है, और जैसे आज विश्व जो एक बहुत जिसको कहते हैं कि ग्लोब इज़ ए विलेज नाउ, तो विश्व एक ग्राम बन गया है, सूचनाओं का बहुत बड़ा महत्व है। तो ऐसे सूचनाओं के महत्व के समय इस गति को और आप आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये जो मैं समझता हूँ कि दिल्ली एनसीआर का ये चैनल हरियाणा सरकार और जनता के बीच में एक सेतु का काम करेगा। हमारी जो जितनी भी योजनाएं हैं, जन सेवा की योजनाएं, जितने हमारे बढ़ते हुए कार्य हैं, निश्चित रूप से जनता तक वह पहुँचाएंगे। और इस नाते से मेरी अपेक्षा है कि दिल्ली एनसीआर ये जो चैनल है ये जनता के लिए भी उपयोगी होगा, सरकार के लिए भी उपयोगी होगा, और मैं इस अवसर पर आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आभारी हैं कि आपने अपने इतने व्यस्त कार्यक्रम से, जबकि हम रोज़ देख रहे हैं आप कई योजनाएं और कई जो परियोजनाएं आपकी उनका उद्घाटन करें, तो व्यस्त कार्यक्रम से आपने डीएनएच के लिए वक्त निकाला। और मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने ये जो शॉर्ट फॉर्म का ज़माना है, आपने उस शॉर्ट फॉर्म को इस तरीके से एकदम हमारे दर्शकों के सामने रिपीट भी किया। खबरें देखने का वक्त मिल पाता आपको? जब मैं केंद्र पर होता हूँ, चंडीगढ़ में होता हूँ, समय बहुत कम मिलता है, लेकिन सामान्यतः जब मेरा टूर कभी होता है तो निश्चित रूप से वहाँ जहाँ मैं ठहरा होता हूँ टीवी भी देख लेता हूँ, समाचार पत्र भी देख लेता हूँ, लेकिन समय अनुमति नहीं देता कि उसको जितना देखना चाहिए उतना देख पाता हूँ। फिर भी उसकी सेंस वो जो मिलती है, और ख़ास करके सोशल मीडिया का ज़माना है तो मेरे पास उसका जो नेट है वो हर दिन ट्वीट्स के उसके माध्यम से आ जाता है, ट्विटर के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से, उसके माध्यम से मुझे जानकारियाँ मिल जाती है। तो आप ये कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में सोशल मीडिया आपका सबसे बड़ा कनेक्ट है, जो आपको खबरों से कनेक्टेड रखता है? उसके लिए समय अलग से निकालने की आवश्यकता नहीं होती। ट्रैवलिंग में भी देख लेते हैं, कभी गाड़ी में बैठे हैं तब देख लेते हैं, कभी रात को सोने से पहले देख लिया, उसमें समय का अलग एक निश्चित बांधना नहीं पड़ता है, इस कारण से वो आसान है। जाटलैंड में आपके ठाठ है, वजह क्या है? ठाठ तो मेरे पूरे हरियाणा में है, खाली के जाटलैंड में क्या है। हम हरियाणा की पूरी जनता को एक प्रकार से देखते हैं, और हमारा कभी भी ये नहीं रहा कि हम किसी इलाके को किसी उस नज़रिए से देखें कि अलग से ये लैंड है, ये लैंड है। मेरे लिए हरियाणा एक है। हमने 2014 में जब चुनाव लड़ा था तो आदित्य जी एक नारा दिया था मैंने, हरियाणा एक हरियाणवी एक, और उस नाते से मैंने कभी हरियाणा को नहीं बांट के देखा कि ये किसका लैंड है। ये हरियाणा एक है और हरियाणवी सब एक हैं, हम इस नाते से काम करते हैं। चलिए फिर मैं अपने सवाल को दोबारा से आपसे पूछती हूँ, दोबारा से इसे रिफ्रेश करने की कोशिश करती हूँ। हरियाणा में आपके ठाठ है? हरियाणा में मैंने कहा कि हमने, वजह क्या लगती है? हाँ, हमने हरियाणा को 2014 में जब हम आए थे तो हरियाणा को एक प्रकार से क्या क्या काम करने चाहिए उसके लिए हमारा जो दृष्टिकोण था कि तो एक समान विकास, पारदर्शिता, करप्शन को किस प्रकार से कर्व करना है, और व्यवस्था परिवर्तन के जो काम हमने उस समय सोचे थे वो आज मैं 7.5 साल के बाद कह सकता हूँ कि उसमें से हमने बहुत कुछ अचीव किया है। इसलिए हरियाणा की जनता आज इस 7.5 साल के शासन में मानती है कि इस प्रकार की सरकार का हमें उनको जो लाभ मिल रहा है, हमको भी लगता है कि जनता को हम कुछ दे रहे हैं। अभी थोड़ी भी है, वो भाईचारे का त्यौहार होता है, इसमें हमें एक राजनीति हर चीज़ में नहीं देखनी होती। अब होली का त्यौहार था, पहले दिन वो चुन करके आए थे, और अगर कहीं किसी अवसर पर मिले हैं तो होली खेलनी चाहिए,
कोई हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, विचारधारा का अंतर है। विचारधारा के अंतर को आज भी हम सामने रखते हैं। तो विचारधारा में उनका जो विचार है, मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि उसके कोई दूरगामी सोच नहीं है, तात्कालिक सोच सोचते हैं। और कोई भी राजनीतिज्ञ जो भविष्य की बात नहीं सोचता है, उसको राजनीति में अंतोगत नुकसान ही होगा, लाभ नहीं होगा। जो मैं आपसे पूछ रही थी आपके पड़ोसी सूबे के बारे में, वो चंडीगढ़ पर प्रस्ताव था उनका कि होली मना रहे थे और फिर चंडीगढ़ पर प्रस्ताव ले आए, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैंने बताया होली अलग चीज है और वो प्रस्ताव जो है वो बहुत अच्छी बात है। इस देश में राजनीतिक विरोध एक तरफ है, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन चंडीगढ़ का जो प्रस्ताव है वो उन्होंने, मैं समझता हूँ कि कौन सी राजनीतिक सोच उनकी है जिस प्रकार से वो प्रस्ताव लेकर के आए। अभी तो एक कहावत है ना, जुम्मा जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए थे और वो आकर के पहले ही अपने सत्र में जाकर के 1 अप्रैल को और वो प्रस्ताव ले आए। अब उन्होंने अभी समझा नहीं, सोचा नहीं, इसके परिणाम क्या होंगे, दुष्परिणाम क्या होंगे, उनको सोचना समझना चाहिए था। आखिर ये विषय आज का तो नहीं है। इस हरियाणा और पंजाब का बंटवारे का विषय तो 1955 में शुरू हो गया था और उसके बाद वो सारी जो कहानी घटनाएं हैं, उसके अंदर एक समय ऐसा भी आया था 1966 में, जब हरियाणा भी बना नहीं था, अलग हुआ नहीं था। शाह आयोग ने उस समय एक रिपोर्ट दी थी उनका कि चंडीगढ़ खरड़ तहसील का वो हिस्सा था, छोटा एरिया था चंडीगढ़, और हिंदी भाषी एरिया ये सारा हरियाणा को जाना चाहिए। खरड़ तहसील 71% लोग जो है हिंदी भाषी थे और स्पेसिफिकली कहा कि जितने गांव खरड़ तहसील के पंजाबी भाषी हैं वो तो पंजाब में जाएं, लेकिन हिंदी भाषी इंक्लूडिंग चंडीगढ़ ये हरियाणा में आए। ये शाह आयोग की रिपोर्ट है। उसके तुरंत बाद 8 दिन के बाद यहाँ दिल्ली में कैबिनेट की मीटिंग होती है, इंदिरा गांधी जी उसको हेड करती हैं और उस समय ये कहती हैं कि नहीं, यूटी जो चंडीगढ़ जो है, ना हरियाणा ना पंजाब, ये जो है ये यूटी रहना चाहिए। और उसका यूटी का पास कर दिया 9 जून को 66 में। नवंबर तो भी देर की बात है। जब नवंबर आया उस समय विभाजन हुआ, यूटी बन गया, लेकिन कुछ समय के बाद इंदिरा गांधी ने अवार्ड सुना दिया, अकॉर्ड सुना दिया। इंदिरा गांधी अकॉर्ड में उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ जो है अब ये पंजाब को जाना चाहिए और बदले में 105 गांव ये हरियाणा को जाने चाहिए। तो ये स्टैंड बार बार बदलने के जो परिणाम हुए, जिसके कारण से आज भी चीज़ उलझी हुई है। पानी का विषय था, हिंदी भाषी एरिया का विषय था, चंडीगढ़ का विषय, बीबीएमबी का विषय, तो कई विषय ऐसे ये उस समय भी थे। हाई कोर्ट का विषय आज भी है, उस समय भी थे। कोई बात अगर करनी है सेंसिबली तो केंद्र सरकार को भी बैठाएं, हरियाणा सरकार भी बैठे, चंडीगढ़ सरकार भी बैठे और एक नए सिरे से सारी चीज़ों को सोच करके कोई एक एमिकेबल सम्मानजनक बात होती तो होती है। उठा करके चंडीगढ़ जो है पंजाब का है, अब चंडीगढ़ पंजाब ऐसे कैसे जाएगा? चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी थी, है और रहेगी। आम आदमी पार्टी और भगवंत मान तो ये कह रहे हैं कि दरअसल इस विवाद की शुरुआत तो केंद्र सरकार ने की। जब अब पंजाब सर्विस रूल की जगह सेंट्रल सर्विस रूल लेकर आया केंद्र, तो उन्होंने कहा कि हम चंडीगढ़ को तो सरेंडर नहीं कर सकते। चंडीगढ़ यूटी है और यूटी आज नहीं बना है, ये यूटी बना हुआ है 1966 से, जब प्रांत जो अलग अलग बंटवारा हुआ था। जब यूटी जो होती है, कहीं भी यूटी देश भर में, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के ही रूल्स लागू होते हैं, किसी एक स्टेट के रूल लागू नहीं होते हैं। अगर जिस बात पर आज तक कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया और हमने आकर के ध्यान दिया कि यूटी जब तक है तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल लागू होंगे, यूटी नहीं रहेगी, किसी स्टेट में जाएगी तो स्टेट के रूल लागू होंगे। आज वहाँ का कर्मचारी वो इसी बात से परेशान है कि यूटी के जो रूल्स हैं वो लागू होते तो कर्मचारियों को लाभ होता है। अब पंजाब के लोग उन कर्मचारियों को दबा के रखना चाहते हैं। क्यों रखना चाहते हैं? आखिर पंजाब का जब अधिकार नहीं है, यूटी इज यूटी। चंडीगढ़ ना तो पंजाब का हिस्सा, चंडीगढ़ हरियाणा का हिस्सा नहीं है। जब चंडीगढ़ है यूटी, केवल हमारी दोनों प्रदेशों की राजधानी है, तो पंजाब के रूल्स लागू होंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में आपने बैठा रखा है कि चंडीगढ़ तो हमारा ही है। चंडीगढ़ यूटी है, दोनों की राजधानी है। अच्छा, पंजाब का ये भी पक्ष है कि आपने भी थोड़ी देर पहले 1966 का जिक्र किया कि जब हरियाणा का वजूद आया तब पैसा भी मिला, वक्त भी मिला, तो अपनी अलग राजधानी क्यों नहीं बनाई? देखिए, वो सारी चीज़ों के फैसले अगर होते तो सब हो जाता। पानी का विषय साथ में जुड़ा हुआ था, हिंदी भाषी एरिया का विषय जुड़ा हुआ था। आखिर मैथ्यू कमीशन ने जब हिंदी भाषी एरिया का जब सारा विषय सेटल करने की कोशिश की, जिसके अंदर अबोर और फाजिल का और साथ में लगभग 100 गांव,
ये हरियाणा को आने हैं। बीच में गांव कंदूखेड़ा, जो इधर पंजाब इधर राजस्थान, बीच में कंदूखेड़ा। अब कंदूखेड़ा गांव उसमें रातों रात लोगों ने घूम करके क्या कहा कि इसको पंजाबी भाषी करार दे दो ताकि वो मामला उलझ जाए। उस कंदूखेड़ा का वो हिंदी भाषी या पंजाबी भाषी था, कंटिग्यूटी उससे बनती थी। अगर कंटिग्यूटी नहीं बनी तो एक नेक खड़ा करके और बाद में प्रस्ताव दे दिया कि 1 फरलांग की गैलरी दे दो। अब 1 फरलांग की गैलरी भी नहीं दी गई। आखिर जो हरियाणा का हिस्सा और फाजिलका का, उसको रोकने के लिए ये खेल खेले गए। तो ये जब खेल खेले गए तो इन सब खेलों को रोकने के लिए एक साथ बैठ के विचार तो करें, खुल करके बात तो करें। अच्छा, ये जो मुद्दा है इस पर भगवंत मान और नवजोत सिंह सिद्धू एक साथ आ गए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू तो यहाँ तक कह रहे हैं कि चंडीगढ़ तो सिर्फ बहाना है, दरअसल हरियाणा का निशाना तो दरियाई पानी है। तो पानी में तो है ना, पानी में शेयर है हरियाणा का। और ये आज का नहीं है, ये जब से इस पानी का फैसला हुआ 15 MAF का, उसमें 3.85 MAF हमारा है तो हमको मिलना ही चाहिए। और उसके लिए SOL नहर की जरूरत है, वो नहर बननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से भी ऊपर जाएंगे? तर्क से कोई बात करे, केवल कहने से बात इससे नहीं बनेगा। अच्छा, सतलुज यमुना लिंक जो है उस पर आप भी लगातार प्रेशर बढ़ा रहे हैं, आप भी लगातार दबाव बढ़ा रहे हैं। मैं पढ़ रही थी आप कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं एग्जीक्यूशन ऑर्डर के लिए। कोर्ट में तो है विषय, जी एग्जीक्यूशन का पहले से हमने जनवरी 2016 जून 2016 में ही हमने लिख के दे दिया था। जब ये फैसला हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया कि अब ये पानी जो है SOL का, ये हरियाणा का हिस्सा है, उनको मिलना चाहिए। उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑर्डर के लिए हम चले गए। उस एग्जीक्यूशन ऑर्डर की अभी निर्णय नहीं हुआ, वो निर्णय होना चाहिए। अभी हम बात करें चंडीगढ़ पर, हम बात कर रहे हैं सतलुज यमुना लिंक पर। अगर पंजाब और हरियाणा की जनता के लिहाज से बात की जाए तो क्या दोनों राज्यों के बीच कटुता नहीं बढ़ेगी? नहीं, कोई कटुता नहीं बढ़ेगी। कारण है उसका कि हरियाणा की जनता भी, पंजाब की जनता भी सब जानती है, संबंध हमारे बहुत अच्छे हैं। केवल राजनीतिक करते हुए ये लोग उसको राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। चाहे पहले अकाली दल, चाहे कांग्रेस, चाहे आम आदमी पार्टी, सब राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। बैठ करके फैसला करने के लिए कोई आता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों मुख्यमंत्री बैठ करके फैसला कर लो। हमने उस समय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, उनको कहा, उनका अभी कोविड है, अभी नहीं करते। कोविड के बाद कुछ समय के बाद, नहीं अभी इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के बाद करेंगे। तो एक के बाद एक बहाने ये करते रहे। ये बात ठीक है, अलग से फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी, वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, वो फिर आ गए, हमारे साथ आ गए। लेकिन एज चीफ मिनिस्टर उनका स्टैंड भी वही था, तो एज चीफ मिनिस्टर इनका स्टैंड भी वही है। क्यों नहीं बैठ के बात करते? आए हमारे साथ बैठ के बात करें, तो बातचीत होगी। आपको उम्मीद है? नहीं करने वाले ना वो, जब वो नहीं करने वाले तो टाइम गेन करने का फायदा नहीं। इसलिए मैंने कहा बात अब नहीं किया तो अब हम सुप्रीम कोर्ट को लिखे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उनकी डायरेक्शन थी कि मुख्यमंत्री बैठ के आपस में बात करें। तो इस बात को हो गया 2018 और आज 2022, 4 साल नहीं, 2020 था, 2020 और 2 साल हमारी मीटिंग नहीं हो पाई है। तो कब तक इंतजार करेंगे? हम सुप्रीम कोर्ट को कह देंगे बैठने के लिए तैयार नहीं, आप फैसला करिए। अच्छा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, पंजाब में भगवंत मान, और दोनों ही जगह आम आदमी पार्टी बड़ी मेजॉरिटी के साथ, आपके लिए कितने चैलेंजेस हैं? नहीं, कोई चैलेंज नहीं है, बल्कि चैलेंज तो उनके लिए है कि वो पंजाब में क्या करेंगे। उनको सोचना पड़ेगा पंजाब में कैसे वो बुरे फंसे हैं। अच्छा, फंस गए हैं फंस इसलिए गए हैं कि वायदे दुनिया भर के ऐसे 10-10 उन्होंने गारंटीज दी हैं कि मैं आपको ये गारंटी देता हूं, मैं आपको ये गारंटी देता हूं, मैं आपको ये गारंटी देता हूं। गारंटी क्या दे दी कि हम कोई टैक्स नहीं बढ़ाएंगे। वैसे टैक्स तो वैट के अलावा कुछ बढ़ा भी नहीं सकते स्टेट वाले, लेकिन मानो वैट भी बढ़ाने की बात कभी कल को आती, वो उसमें भी कहें कि नहीं बढ़ाएंगे। अब स्टेट का बजट कैसे पूरा करेंगे? आज स्टेट कितनी बुरी हालत में है, घाटे में, कि GDP और डेट का जो रेशो होता है वो रेशो 25% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब तो खैर केंद्र सरकार ने उसको 32.5% कर दिया, लेकिन पहले 25 का एक पैमाना था। हमने कभी 25 से ऊपर डेट नहीं लिया, आज भी हम 24% पर हैं। और पंजाब 42 या 48 समथिंग पहुंच गया। उनको कोई ऋण देने वाला नहीं है, यानी अगर वो कल को ऋण भी लेना चाहें, आज उनको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऋण मिलता है, हम 6.5% पर लेते हैं। तो इसलिए उनकी साख खत्म हो गई है और पैसा नहीं आएगा। और वायदे ही कर दिए कि हम ये मुफ्त दे देंगे, वो मुफ्त दे देंगे। 1000 रुपया हर 18 वर्ष से ऊपर की महिला को हम हर महीने
ये भेजेंगे उनके अकाउंट में, कह दिया उन्होंने। अब उन्होंने हिसाब लगाया क्या कि 1 करोड़ महिलाएं हैं वहाँ 18 साल से ऊपर की, अर्थात 1000 करोड़ रुपया हर महीने, 12,000 करोड़ रुपया साल का कहाँ से दे देंगे। उनका कि 300 यूनिट बिजली जो है हम जो फ्री दे देंगे। 300 यूनिट का मतलब है कि अगर 3 रुपये यूनिट भी लगा लिया जाए लोअर जो रेट है उसका, तो 900 रुपया 1000 रुपया महीने का हो गया। 55 लाख परिवार हैं जो इस लेवल के बिजली को प्राप्त करते हैं। 550 करोड़ रुपया महीने का चाहिए उनको, 6600 करोड़ रुपया साल का, 6500 करोड़ रुपया कहाँ से दे देंगे। आपने मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से पूरी स्टडी की आपने, तो मुझे मैन ऑफ मैथमेटिक्स। आई कैन क्लियरली सी दैट। अगर हरियाणा की फील्ड की बात करें आप, क्योंकि आप अब मैथमेटिक्स एंड कैलकुलेशंस की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के आपने पंजाब में जो चैलेंजेस हैं उनकी बात की। अब ये आम आदमी पार्टी आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है हरियाणा में, जिस तरह से अशोक तंवर ने कोई चैलेंज नहीं ज्वाइन कर ली। तो हमारा सब कोई संबंध नहीं अशोक तंवर से, वो तो कांग्रेस से निकला हुआ दर दर भटकता हुआ एक। लेकिन आपके लिए कितना चैलेंज है? कोई चैलेंज नहीं, मैंने बताया ना। चैलेंज किसी के लिए और के लिए हो सकता है, और मुझे लगता है कि हरियाणा में पिछले 6 साल से 7 साल से वो प्रयत्न कर रहे हैं। ये 2014 के चुनाव से भी पहले भी उन्होंने प्रयत्न किया, आखिर कहीं नहीं टिक पाए। बहुत दौरे किए उन्होंने, सड़क के भी, मार्ग के भी, बड़े बड़े दृश्य दिखाए। हरियाणा का और दिल्ली का वो मुकाबला करते थे, दिल्ली और हरियाणा का मुकाबला नहीं हो सकता। हरियाणा का पंजाब का मुकाबला हो जाएगा, दिल्ली हरियाणा का इसलिए नहीं हो सकता कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों की संख्या 1000 है। हमारे यहाँ कितनी संख्या है सरकारी स्कूलों की? 14,000। 1000 स्कूल का प्रांत 14,000 स्कूल चलाने वाले प्रांत से मुकाबला कैसे करेगा, या 14,000 वाले 1000 से कैसे करेंगे। दिल्ली की खेती की जमीन 1 लाख एकड़ भी नहीं है, हमारे 80 लाख एकड़ जमीन है खेती की। 17.5 लाख हमारे यहाँ किसान हैं, उनके यहाँ 1 लाख भी नहीं है, हज़ारों में किसान हैं। हमारे यहाँ फौजी 3.5 लाख फौजी हैं, उनके यहाँ 50,000 भी नहीं होंगे। जो मुकाबले करते हैं फौजी का, किसान का, स्कूलों का, तो कोई चैलेंज नहीं आपके लिए। चैलेंज मतलब कोई मुकाबला नहीं हो सकता दिल्ली के लिए। दिल्ली का निश्चित रूप से, दिल्ली एक इकोनॉमिकली हरियाणा से स्ट्रॉन्ग इसलिए है कि यहाँ काफ़ी उनको रेवेन्यू बहुत आता है। रेवेन्यू आज जीएसटी भी ज़्यादा आता है, बाकी रेवेन्यू भी है, खर्चे दिल्ली के उतने हैं नहीं। जिस स्टेट जिसको कहना चाहिए फुल फ्लैश स्टेट, उसका मुकाबला फुल फ्लैश स्टेट से हो सकता है। पंजाब का मुकाबला करेंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पंजाब उनके लिए चैलेंज है। How he'll come out of this challenge, this is to be seen. Fantastic. मनोहर लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया और इतना स्पष्ट तौर पर अपनी बात रखी है सभी मुद्दों पर, न सिर्फ हरियाणा और जो सूबे के साथ दूसरे सूबों के संबंध है, बल्कि जो नेशनल मुद्दे हैं उन पर भी आपने अपनी बात रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद धन्यवाद। मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर समीर भाटी जी को, जो कि डायरेक्टर हैं स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब प्राइवेट लिमिटेड के। मेरा उनसे आग्रह है कि वो आगे आएं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को बुके देकर उनका अभिनंदन करें। तो ये हैं डॉक्टर समीर भाटी, जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए जाने जाते हैं। डायरेक्टर हैं स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब प्राइवेट लिमिटेड के। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को बुके देकर उनका अभिनंदन किया जा रहा है यहाँ पर। और अब मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से भी आग्रह करना चाहूंगी। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी जी मीडिया में सीबीओ मिस्टर अभय ओझा जी का और जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के एडिटर मिस्टर दिनेश शर्मा जी का, कि वो मंच पर आए और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को ये ट्रॉफी देकर, ये मोमेंटो देकर सम्मानित करें। तो ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही खास दिन है आज का। 26 साल से लगातार लोगों का भरोसा बना जी मीडिया आज एक नई इबारत लिखने जा रहा है। और जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की इस लॉन्चिंग के मौके पर, इस बेहद स्पेशल दिन के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हमारे बीच पहुंचे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आभार आपका कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया।
अपना नया टीवी चैनल जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा शुरू कर रहा है। इसके लिए मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। आशा है कि नया चैनल जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा भारत के लोकतंत्र की मजबूती में और बेहतर कार्य करेगा। ये जो है एनसीआर के एरिया को कवर करेगा और दिल्ली देश की राजधानी है, लोगों की समस्याएं उठाएगा और जो आम समस्या से जुड़ रहे लोग उनकी उठाएगा और इस लोगों को लाभ होगा। जी बहुत अच्छा काम करते हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं।